सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झा सर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग खिलजी वंश के बारे में कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने गुलाम वंश के बारे में आप लोगों को कम्प्लीटली पढ़ा दिया है। वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद है। इसके अलावा महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में भी वीडियो बना के दे दिया हूँ, आप लोग वो भी देख सकते हैं जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका काल है 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश एग्ज़ाम के लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो आपसे ज़रूर आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको कम्प्लीटली जीके जीएस की सारी टॉपिक की वीडियो देते रहें और आपको अपडेट मिलता रहे। तो थैंक यू। स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि खिलजी वंश के जो उसका शासन काल है वह 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। यह आप याद रखेंगे कि खिलजी वंश का जो काल था वह 1290 से 1320 ईस्वी तक था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो खिलजी वंश की स्थापना कब किया गया? तो 13 जून 1290 ईस्वी को। और किसने किया? यहाँ से एक पॉइंट बनता है, तो खिलजी वंश की जो संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी भी कह सकते हैं। आप अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी में जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे, आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो इसने किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया। आप जानते हैं कि गुलाम वंश के काल में इल्तुतमिश ने क्या किया था, तो लाहौर से दिल्ली को राजधानी बना लिया था। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया, किलोखड़ी नामक जगह को। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कारा मानिकपुर, जो वर्तमान में इलाहाबाद में है, वहाँ पे कर दी। 1290 में जलालुद्दीन गद्दी पे बैठा, खिलजी वंश की स्थापना की। लेकिन 1296 में ही उसकी भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कारा मानिकपुर इलाहाबाद के पास उसकी हत्या कर दी। अगला पॉइंट बनता है कि 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन गया। उसको हत्या करके क्या हुआ, 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन जो है वह खिलजी वंश का अगला सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली एवं गुरसाब था। यह एग्जाम में कई बार आता है क्वेश्चन, किस शासक का नाम अली एवं गुरसाब था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? तो यह शासक था अलाउद्दीन खिलजी, से आप याद रखेंगे। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, सबसे स्थायी जो विशाल स्थायी सेना किसके पास थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो घोड़ा दागने मतलब घोड़ा पे मार्क कर देता था जो अच्छा उत्कृष्ट घोड़ा होता था, और सैनिकों का हुलिया लिखने की, उसका फेस कैसा है, उसका नाक कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, उसकी लंबाई कितनी है, इस तरह का जो है हुलिया लिखने का प्रथा सबसे पहले किसने शुरू किया था पहचान के लिए? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। कहने का मतलब अलाउद्दीन के समय में टैक्स जो था वह सबसे ज़्यादा कर दिया गया। जितना भी उपज होता था उसका आधा भाग राजा को, सुल्तान को देना पड़ता था। अगला पॉइंट है कि अलाउद्दीन ने खम्स अर्थात लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। कहने का मतलब जो भी लूट का माल होता था, जहाँ से भी लूटे जाते थे आक्रमण के बाद, उसमें से 1/4 नहीं 3/4 भाग जो है वह सुल्तान लेता था, और 1/4 जो लूटने वाले होते थे वो लेते थे। तो यह जो है वो काफ़ी बड़ा सा अमाउंट दिखता था, बड़ा सा परसेंटेज था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इसने व्यापारियों से बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली, इसको आप जरूर याद रखें, ये बार बार आता है। जब भी मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए मिडाइवल इंडिया से, तो आप अलाउद्दीन खिलजी को आंख बंद करके टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उसका बहुत अच्छा रोल है। वह कोई भी व्यापारी जो वजन से कम का सामान तौलता था, वह उसका जो है वो मांस कटवा लेने का आदेश दे दिया था, और उसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था।
अगला पॉइंट देखिए कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मलिक काफूर किसके दरबार में था, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उसका सेनापति था और वह एक जो है वह ट्रांसजेंडर था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन मलिक काफूर को ही भेजा था दक्षिण भारत में जीतने के लिए, और वह काफ़ी हद तक जो है वहाँ पे सफल भी हुआ था। अगला पॉइंट बनता है कि जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये सारे पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा ये काफ़ी फेमस है, सीरी का किला तथा 1000 खंभा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा को क्या कहा जाता है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट है दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। यह क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, दैवी अधिकार सुनते ही कुछ और कर देते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे कि दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सिकंदर एसानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन ने विभूषित किया था, अर्थात सिकंदर एसानी। आपको पूछ सकता है कि द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर एसानी की उपाधि किसे प्राप्त है, तो अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अलाउद्दीन ने किसको जो है वह दीवान ए रियासत नियुक्त किया था, तो मलिक याकूब को। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था, अर्थात जो भी वस्तुओं को परमिट जारी करता था, पास करता था, उस अधिकारी का क्या नाम था, तो परवाना नवीस। नेक्स्ट पॉइंट है कि सहना ए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था, जो मंडी होता था उसको सहना ए मंडी कहा जाता था। सराय ए अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का एवं तेल, अन्य निर्मित वस्तुओं बिकने के लिए आती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृत तारीख फिरोज शाही में मिलती है। कहने का यह मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी आर्थिक संबंधी जो भी नीति बनाया या जो भी काम किया उसका डिटेल में कहाँ पे आपको मिलेगा, तो यह जियाउद्दीन बर्नी ने एक पुस्तक लिखी है तारीख फिरोज शाही, उसमें इसका अच्छे से जो है व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फतूह हसल लातीन इशामी की कृति है। कहने का यह मतलब हुआ कि रिहला जो है, रिहला नामक पुस्तक आपको पूछेगा कि रिहला नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो इब्न बतूता। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में, बार बार याद रखेंगे कि रिहला नामक पुस्तक किसने लिखा, तो इब्न बतूता ने। फतूहस लातीन यह जो है इसामी ने लिखा है। उसके बाद खजाइनुल फतूह यह लिखा है अमीर खुसरो ने। यह तीनों आप याद रखेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है लेकिन आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, सेंसर एवं नाजीर नापतौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दो अधिकारी थे मूल्य नियंत्रण के लिए, कौन, तो मुहतसिब और नाजीर। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। अलाउद्दीन ने दो नया कर लगाया, कौन सा, एक चराई कर अर्थात दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। दूसरा था कि गढ़ी कर, जो घड़ों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। यह काफ़ी मुश्किल पड़ा था क्योंकि इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा गरीबों पर पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 बार आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में और चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में। पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग के नेतृत्व में और तारताक के नेतृत्व में तथा छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में। कहने का यह मतलब हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है भारत पर 6 बार जो है मंगोलों का आक्रमण हुआ, लेकिन एक बार भी वो जीतने में सफल नहीं हुए। अगला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गई, तो 5 जनवरी 1316 को। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जब उसकी मृत्यु हो गई अलाउद्दीन खिलजी की, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है वह दिल्ली की गद्दी पे बैठा। इसे नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद था, अर्थात यह
जो है वह घिनौने कृत्य में जो है ज़्यादा लीन रहता था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। मुबारक खिलजी का ऐसा शासक था जो कभी कभी राज दरबार में भी स्त्रियों के कपड़े पहनकर आ जाता था। यह आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। कभी कभी वह बिना वस्त्र के भी दरबार में आके दौड़ता रहता था या फिर दरबार में आ जाता था। यह इसका नाम आप याद रखेंगे, इसका नाम था मुबारक खान। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी, उसे खलीफा की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी। उसके जो वजीर थे खुसरो खां, उसने 13 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी। 16 में अलाउद्दीन की हत्या हुई थी, लेकिन 20 में जो है वह मुबारक खां की हत्या किसने कर दी? खुसरो खां ने, एवं स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। अगला पॉइंट बनता है कि खुसरो खां ने पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण की थी। पैगंबर की सेनापति की उपाधि किसने धारण की थी? तो खुसरो खां ने। अब कुछ पॉइंट्स इसमें से बनते हैं खिलजी वंश से, जिसे आप जान लेंगे। जैसे मैंने एक जगह अमीर खुसरो के बारे में चर्चा की है, तो मैं उनके बारे में बता दूं। एग्जाम में आता है क्वेश्चन अमीर खुसरो से, तो आप जान लेंगे। अमीर खुसरो का मूल नाम जो था वह मोहम्मद हसन था। अब ये नाम याद रखेंगे, पूछता है। उनका जन्म पटियाली पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास हुआ था। 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक के दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे थे। काफ़ी लंबा चौड़ा इनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा शासकों को इन्होंने देखा था। बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक या दिल्ली के दरबार में रहे थे। इन्हें तूतिया हिंद, आपको ये भी पूछ सकता है कि भारत का तोता या तूतिया हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। एग्जाम में आते हैं। सितार एवं तबले के आविष्कारक का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया था। अगर आपसे पूछे कि सितार या तबला का आविष्कारक कौन है, तो वह अमीर खुसरो का ही नाम आएगा। तो अमीर खुसरो से कुछ पॉइंट्स बनते हैं, अब इसे जरूर याद रखेंगे। अगला पॉइंट मैं कुछ आपको अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में बता दूं। यह भी जानना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि आप जब इसे गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। देखिए, जानते हैं। बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार दीवाने रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। कौन? तो दीवाने रियासत। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि साहना-ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था, जिसे कहा जाता था साहना-ए मंडी। तीसरा बड़ीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। कौन? तो बड़ीद। चौथा है मुनहयान या फिर गुप्तचर, यह गुप्त सूचना प्राप्त करता था, जिससे मार्केट में सब चीज़ सही चल रहा है या नहीं, यह सुल्तान को खबर दी जाती थी। तो यह थी कंप्लीट जो है वह खिलजी वंश के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है। अब आप पूछने का टाइम हो गया है क्वेश्चंस। तो मैं 2 क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आप ज़रूर मुझे आंसर करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? यह हमारा पहला क्वेश्चन है। आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करेंगे। और सबसे विशाल स्थायी सेना किस शासक के पास था? यह 2 क्वेश्चन का कमेंट आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं या फिर ध्यान से पढ़ रहे हैं नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।